देखो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पढ़ना हमें इसको, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मूलभूत सिद्धांत कहा जाता है इसको। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें देखो पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कहीं पर भी अगर कोई चार्ज है ना तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। ठीक है, चार्ज कहीं पर भी अवेलेबल है, अगर कहीं पर भी चार्ज उपस्थित है तो चार्ज क्या कहलाता है कि इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, चार्ज दो तरीके से हो सकता है, या तो चार्ज स्थिर होगा या तो गतिमान होगा। समझ में आ रहा है? चार्ज या तो स्टैटिक पोजीशन में होगा या किस में होगा, डायनामिक में होगा। स्टैटिक हो सकता है चार्ज या डायनामिक हो सकता है। स्टैटिक का मतलब है कि चार्ज स्थिर है, घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर चार्ज स्थिर है, घूम नहीं रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या आवेश अगर कहीं पर उपस्थित है, यहाँ पे गलत चीज़ लिखी है कि प्रवाह होना, लेकिन अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या आवेश उपस्थित है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। क्या टाइम हो रहा है तुम लोगों का? हैं? जल्दी आए तो घड़ी लेट चल रही है। 10:38 हो रहे हैं, 10 बजे से अटेंडेंस लगानी है, पेपर में नहीं बैठ पाओगे तुम लोग, लेट अटेंडेंस लगाओगे तो। हैं? पहली है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि चार्ज हमारा क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, चार्ज क्या होगा, अरे गतिमान नहीं, स्थिर होगा। ठीक है, चार्ज किस में है, स्थिर है, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि कहीं पर अगर चार्ज उपस्थित है तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कहीं पर चार्ज अगर उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है कि दिमाग पूरा पैक है, जगह नहीं है जाने की उस पे? हम्म, अगर चार्ज कहीं पर स्थिर है तो उसको क्या कहेंगे हम, चार्ज कहीं पर स्थित है, अगर कहीं पर चार्ज है तो उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। समझ में आ रहा है इतना? चार्ज कहीं पर अगर है तो उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। चार्ज अगर स्थिर है, क्या तुम लोग बैठ ही नहीं पा रहे हो? हैं? मजाक चल रहा है, आ गए जब जैसे मन पड़ा उठ के चल दिए। हैं? इसीलिए गधे ही रह गए तुम लोग, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, एक है हमारे पास कौन सा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज क्या है, स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, चार्ज यदि स्थिर है तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और हाँ, चार्ज यदि क्या कर रहा है, गतिमान अवस्था में है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहला है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज क्या होगा हमारा, स्थिर होगा, और दूसरा है हमारे पास डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अरे सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें, कोई हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज होना। क्या उपस्थित होना, चार्ज उपस्थित होना। अब चार्ज दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है स्टैटिक और एक हो सकता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब यह है कि चार्ज क्या है हमारा, स्थिर है, और दूसरा क्या है, गतिमान है। चार्ज यदि स्थिर है तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
चार्ज यदि गतिमान है तो उसको क्या कहेंगे हम? डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने करी थी? हाँ, इसकी खोज किसने करी थी? नहीं पता होगा, क्योंकि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है ना। किसने? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रॉन अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है। इसकी खोज किसने करी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, किसने करी थी? हिंदी में लिख देता हूं मैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, बट जनरली इनको कहा जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होता है लेकिन चार्ज गति नहीं करता। ठीक है, चार्ज क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, चार्ज अगर है कहीं पर तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। चार्ज अगर नहीं घूम रहा है, स्थिर है, तो उसको क्या कहेंगे हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और चार्ज यदि गतिमान अवस्था में है तो उसको क्या कहेंगे हम? डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अरे इतना समझ में आ गया, नहीं आया? चार्ज स्थिर है तो क्या कहेंगे हम? चार्ज अगर गतिमान है तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने करी थी? इसकी करी थी किसने? थेल्स ने। किसने करी थी? थेल्स ने करी थी। और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने करी थी? बोल्टा ने। किसने? बोल्टा ने। ठीक है, बोल्टा ने बनाया था वोल्टेइक सेल। पहला सेल दुनिया का बोल्टा ने बनाया था, जिसका नाम है वोल्टेइक सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम रबिंग से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, उसको हम अगर घिसते हैं, रब्ड करते हैं, तो भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ जाती है। ठीक है, या अंधेरे में आप अगर किसी सिल्क के कपड़े को घिसोगे तो उसमें भी चिंगारी उत्पन्न होती है, उसको भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो वो इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक चीज लिखी हुई है कि रेशम के कपड़े पर अगर हम किसको, कांच की छड़ को रब्ड करें, किसको? कांच की छड़ को, कहाँ पर? रेशम पर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। समझ में आया? एक ग्लास था हमारे पास, ये ग्लास था, और ये क्या था? सिल्क था। इन दोनों को हमने आपस में रगड़ा तो कुछ ग्लास से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? सिल्क में चले गए। ग्लास से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? सिल्क में। समझ में आ रहा? जब हमने दोनों को रब्ड किया तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? सिल्क पे चले गए। तो सिल्क में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। और ग्लास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो ग्लास में धनात्मक चार्ज आएगा कि सिल्क में? बताओ। ग्लास में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? दान किया है। ये दाता है, ठीक है, और ये क्या है? ग्राही है। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया है। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, उसके पास कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके पास कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव आता है। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी से धनात्मक चार्ज बनता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, इंग्लिश वाला है कोई? समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज बनता है? निगेटिव। अगर किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा, अगर जितने होने चाहिए उतने ही है तो वो न्यूट्रल है। ठीक है,
और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गई, तो उसको कहते हैं उसमें कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव। ठीक है, जैसे जितना तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए उतना है, लेकिन किसी से उधार ही ले लिए तो निगेटिव आ गया ना, ऋणी हो गया उसका। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया? ऋण हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। ठीक है, तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने करी थी? बोल्टा ने। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की थेल्स ने। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा अभी आ रहा है, किसने करी थी? बोल्टा ने। यहाँ पर किसने? थेल्स ने करी थी। ठीक है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल हैं कौन से? एसी और डीसी। ये दोनों कौन से होते हैं? हमारे डायनामिक होते हैं। इसमें चार्ज क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या करता है? मूव करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब तक चार्ज नहीं जाएगा, तो जब तक चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा, तब तक वो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? चार्ज। चार्ज अगर कहीं पर स्थिर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक होता है धनात्मक चार्ज और एक होता है ऋणात्मक चार्ज। हमेशा पेयर के रूप में बनते हैं, धनात्मक बनेगा तो साथ में ऋणात्मक भी बनेगा। ठीक है, तो ये चार्ज प्लस से कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ। प्लस से माइनस की ओर कौन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस कौन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है? प्लस से माइनस की तरफ, यानी प्लस से बाहर निकलता है और माइनस से अंदर जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास धनात्मक चार्ज है, तो धनात्मक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा होगा? बाहर। कहाँ जा रहा होगा? बाहर। धनात्मक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा होगा? आउटसाइड, बाहर की तरफ। ठीक है, ये धनात्मक चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसकी तीव्रता कितनी है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पर जाना पड़ेगा। किसको जाना पड़ेगा? अरे हम नहीं चेक कर पाएंगे, चार्ज चेक कर पाएगा, हमारी बॉडी के चार्ज चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में गए तो तुम्हारे चार्ज फ्लो होने लगेंगे। ठीक है, आराम से। कैसे बंद कर रहे हो तुम? दरवाजा बंद करने नहीं आता तुम्हें? तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है तो उसके बनाने वाला कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला कौन है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए कितनी उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है, उसकी कितनी तीव्रता है, यानी कितनी उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये अगर हमें चेक करना है तो दूसरा हम चार्ज लेके जाएंगे। जब जब दूसरा चार्ज लेके जाएंगे तो दूसरे चार्ज पर ये वाला चार्ज क्या कर लेगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो कितनी मात्रा में वो फोर्स लगा रहा है चार्ज पे, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक हमारे पास चार्ज था, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए हम एक और चार्ज लेके गए। ठीक है, एक और चार्ज लेके गए तो उस चार्ज पे फोर्स लगा। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे कि कितना फोर्स लगा? अगर 1 कूलाम का चार्ज होगा तो जो फोर्स लगेगा वही क्या है? उसकी इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? चार्ज लेके जाते हैं। तो जो चार्ज पे फोर्स लगता है, F इक्वल टू चार्ज पे जो फोर्स लगता है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ये क्या है हमारा? बल। ये क्या है? आवेश यानी चार्ज। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको पता करने के लिए हम एक चार्ज लेके जाएंगे, उस चार्ज पर कितना बल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने बुक के हिसाब से डेफिनेशन लिखी हुई है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई आवेश पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, यानी जो अब हमने F इक्वल टू क्या रख दिया कि जो फोर्स लग रहा होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि Q का मान कितना है और E का मान कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को लेके जा रहे हैं तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस चार्ज की वैल्यू कितनी है और वहां पर विद्युत क्षेत्र की मात्रा कितनी है। अगर बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र की मात्रा है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे 240 वोल्ट 230 वोल्ट पे उतना मजा नहीं आएगा जितना 440 वोल्ट में तुम्हें आएगा, है ना। उसके बाद 11,000 वोल्ट पे तो और आ जाएगा, और ज़्यादा किए तो फिर पता नहीं चलेगा, बहुत कम समय में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो उसी बात पे निर्भर करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। जितना ज़्यादा वोल्टेज बनता जाएगा मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो चार्जेस है उनको खींच लेगा। अभी सारे चार्ज हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रल अवस्था में। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में जाएंगे तो फिर उन चार्जों पे भी बल लगना चालू हो जाएगा, तो वो चार्ज भी फ्लो होना चालू हो जाएंगे, और वो जब चार्ज फ्लो होंगे तो हमारी बॉडी हीट होगी और हीट होके जल जाएगी गर्म होके। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर होता है, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। एफ क्या है, बल है। बल की इकाई क्या होती है, अरे फोर्स या बल की इकाई क्या होती है, शक्ति होती है। बल की इकाई शक्ति होती है। बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो तुम। हम्म, बल की इकाई शक्ति बता रहा है। हम्म, हाँ क्या होती है, न्यूटन। नीचे लिखा भी हुआ है बल का न्यूटन। चार्ज का क्या होता है, कूलाम। न्यूटन पर कूलाम किसकी इकाई हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, दूसरी दूसरी चीज जो होती है कि अगर वोल्टेज की वैल्यू जो होती है ना वो उसके साथ लंबाई के साथ कम होते जाती है। ठीक है, लंबाई के साथ वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है ये एफ बटे क्यू। इनको और डिटेल में समझा जा सकता है लेकिन तुम लोगों के कोर्स के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, एफ अपॉन क्यू। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है भी अपॉन आर। भी क्या है, वोल्टेज, और आर क्या है, आर है डिस्टेंस। आर का मतलब हर जगह रेजिस्टेंस नहीं होता है, हर जगह आर मतलब रेजिस्टेंस थोड़ी होता है। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर यही इसी को बोलते हैं। हर जगह सेम ही दिख रहा है, जहाँ डी दिख गया आर दिख गया मतलब रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी मत को नहीं बोलते हैं कि अगर किसी को पढ़ना नहीं आता उसी के लिए काला अक्षर, ये भी वही है। ठीक है, सब उसी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वोल्ट पर मीटर। वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट, और डिस्टेंस की मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट्स हैं हमारे पास दो अवेलेबल हैं, एक न्यूटन पर कूलाम और एक वोल्ट पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम होगा और एक वोल्ट पर मीटर होगा। ये सब 10th की साइंस में अवेलेबल है, लेकिन 10th पढ़े नहीं ना, डायरेक्ट आ गए पढ़ने, तो नया नया लग रहा होगा अभी, है ना। नहीं पढ़ा ना 10th। हम्म, देखो अब बात करते हैं विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से चार्ज बनता है। अभी हमने डिस्कस क्या किया कि इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या बनता है, चार्ज बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास ज्यादा हो गया तो निगेटिव चार्ज, किसी के पास कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गया तो क्या बनेगा, निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया,
कम, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो, ठीक है। तो यानी किसी के पास चार्ज कम है ज़्यादा है, ये किस बात पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव। Q बराबर होता है N इंटू ई। Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घाते माइनस कितना? 19 कूलाम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई होता है। N क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन गए और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, तो क्या निकल आएगा? Q। Q क्या है? आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे दर्शाते हैं हम? Q से, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे दर्शाया जाता है? Q से, ठीक है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। ये ध्यान रखना क्योंकि कूलाम बार बार यूज होता है, ठीक है। कूलाम सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन की तो यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम होता है। -1.6 इंटू 10 की घाते -19 है, तो बहुत कम मात्रा में चार्ज होता है, ठीक है। इसलिए हम एक इलेक्ट्रॉन को भी चार्ज ले सकते थे, चार्ज की यूनिट की इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने उसको नहीं लिया क्योंकि हमने क्या कहा कि Q बराबर क्या होगा? N इंटू ई। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को मिला के हम चार्ज की यूनिट बनाएंगे, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। अब चार्ज को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है। जैसे करंट को अगर नापना है तो करंट नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का। और अगर वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर का। प्रतिरोध नापना है तो, रेजिस्टेंस नापना है तो, अरे प्रतिरोध नापना है तो किसका उपयोग करेंगे हम? कहाँ गया ओम? क्या किसका उपयोग करते हैं? ओम मीटर का। ओम। अगर हमें पावर नापनी है तो, पावर नापनी है तो वोल्ट मीटर से नाप लोगे? कौन है होशियार आदमी हैं? अगर हमें क्या नापना है? पावर नापना है तो किससे नापेंगे? हम्म पावर नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वॉट मीटर का। किसका उपयोग? और ऊर्जा नापने के लिए ऊर्जा मीटर। हम्म ये नहीं सुना? क्या सुना तुमने अपने जीवन में? कुछ नहीं जाना, ठीक है। एनर्जी नापने के लिए हम एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। तुम्हारे घर में जो सप्लाई आती है, उसको जो बिजली का बिल बनता है, वो एनर्जी मीटर ही तो है। एनर्जी ही तो नापता है कि कितनी यूनिट जला ली तुमने, ठीक है। वो एनर्जी मीटर ही तो है जो एनर्जी नापता है कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, लेकिन वो पड़ता है किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर्स बराबर 1 यूनिट होता है। ये पहले भी तो पढ़ाए हैं। ऊर्जा नापने के लिए ऊर्जा मीटर, एनर्जी मीटर का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। कि कितने एनर्जी कंज्यूम किए। जैसे कुछ बच्चे किराए से रहते होंगे तो सब मीटर लगा लेते हो, तो सब मीटर क्या है? वो एनर्जी मीटर ही तो है। वो क्या है? एनर्जी मीटर है।
अगर इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहते हो जीवन में आगे, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित पढ़ाई कर रहे हो, ये नहीं पता कि एनर्जी मीटर कहाँ लगा होता है। एनर्जी मीटर, वॉट मीटर, वोल्ट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक, ये तो पता ही होनी चाहिए। और पेपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए भारी लगते हैं, कभी सुने ही नहीं हो कि ये चीज होती है, ठीक है। जब सुने ही नहीं रहोगे तो हर चीज भारी ही लगेगी ना, ठीक है, लगेगी नहीं लगेगी। जीवन में पहली बार कोई चीज सुनोगे तो बहुत भारी लगेगी तुम्हें। अब देखो यहाँ पर चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। अब देखो यहाँ ई एस यू एक यूनिट होती है चार्ज की। ई एस यू बराबर होता है 0.033 इंटू 10⁻⁻⁹ अब इसमें है क्या, ई एस यू है क्या, पहले हम जान पता हो, हम ई एस यू पढ़ के चले गए, फुल फॉर्म लिख दिया तो घबरा गए, अच्छा क्या पूछ दिया, ठीक है। इस ई एस यू का पूरा नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। ई का मतलब है इलेक्ट्रो, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो स्टैटिक, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ठीक है। चार्ज यदि स्थिर है तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर क्या है, स्थिर है तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चार्ज अगर गतिमान अवस्था में है तो वो साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, ठीक है। चार्ज अगर गतिमान अवस्था में है तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। यानी चार्ज की आवश्यकता, जो चार्ज की स्टैटिक पोजीशन में है या डायनामिक पोजीशन में है, उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। जैसे ये पंखा क्यों चल रहा है, क्योंकि इसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से मैग्नेट बना रहा है, तो मैग्नेट के जो पोल्स बनते हैं वो आपस में बल लगाते हैं और पंखा घूमते रहता है। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है उसमें, टेक्नोलॉजी इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि हम चार्ज ही नहीं जानते, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है यही नहीं जानते, तो हम पंखा क्यों बनाएंगे, ठीक है। आएगा जापान से ले आएंगे, वही बनाएंगे बेचेंगे यहाँ पे, है ना, लेकिन बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है उसको वैल्यू कितनी होती है, 0.33 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। अब इतने कूलाम होता है, एक ई एस यू बराबर इतने कूलाम होता है। ई एम यू होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितना होता है, 10 कूलाम होता है। एक ई एम यू बराबर कितना होता है, 10 कूलाम। और एम्पियर हावर्स बराबर होता है 3600 कूलाम, ठीक है। एम्पियर है और इसमें क्या है, हावर्स है, तो एम्पियर हावर्स बराबर कितना होता है, 3600 कूलाम, ठीक है। अब इन चीजों को कैसे निकाला गया है वो चीजें भी है, लेकिन उन पे अभी इतना ध्यान नहीं देना है। अगर एक फेरेट की बात करें तो एक फेरेट बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। ईएसयू जो है इसकी यूनिट होती है फ्रैंकलिन, ये फ्रैंकलिन ने डिसाइड किया था, ठीक है। और एक कूलाम बराबर, जैसे यहाँ पर उल्टा निकालोगे ना, इसका उल्टा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। तो ईएसयू क्या है, छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है। देखो कितना है, 10⁻³ कूलाम, इलेक्ट्रॉन से तो बड़ी है लेकिन इससे छोटी है, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फेरड, और सबसे छोटा क्या है, फ्रैंकलिन, ठीक है। लेकिन जो हमारे कैलकुलेशन वगैरह पे यूज किया जाता है, ठीक है, वो कूलाम पे हम लेते हैं, ठीक है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेरड और सबसे छोटा फ्रैंकलिन, ठीक है। लेकिन अगर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है।
क्लियर है सबको इतना? अब देखो, चार्ज जो है, जो आवेश है, इसको उत्पन्न करने की मेथड्स होती हैं। पहला होता है फ्रिक्शन। दो चीजों को आपस में रब्ड करोगे तो एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक में निगेटिव आ जाएगा। जो इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो नहीं देगा उसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक सीरीज बनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ठीक है, उसमें रखा गया है कि कौन से मटेरियल को किसके साथ रब्ड करोगे तो किसमें पॉजिटिव आएगा, किसमें निगेटिव आएगा। जैसे अभी हमने देखा, ग्लास और सिल्क को आपस में रब्ड करते हैं तो ग्लास में क्या आता है, धनात्मक, और सिल्क पे ऋणात्मक आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में। ठीक है, तो हमने दो चीजों को रब्ड किया, ग्लास और ग्लास को रब्ड किया किसके साथ, सिल्क के साथ। ये ग्लास था और ये सिल्क था, तो ग्लास में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, सिल्क को दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दोनों को रब्ड किया, फ्रिक्शन किया, घर्षण किया, इस वजह से दोनों पे क्या आ गया, एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव आ गया। यहां तक क्लियर सभी को? अब कंडक्शन से कैसे चार्ज उत्पन्न किया जाता है? कंडक्शन से, जैसे इसके पास चार्ज है, दूसरा कोई मटेरियल कनेक्ट कर दो इससे, उसके पास भी चार्ज आ जाएंगे। क्या बात कर रहे हो तुम, फिर क्यों हंस रहे हो, बिना बात की हंस रहे हो? उसका चेहरा ऐसा है कि हंसने लायक है? कि तुम लोगों के टीचर तुम्हें पढ़ाए कैसे हैं, मारे क्यों नहीं इतना कि सुधर जाते तुम लोग? हैं? कौन सी ऐसी स्कूल में पढ़ाया कि जहाँ कुछ बोले नहीं, क्लास चल रही है, बातें कर रहे हैं, चल रहा है? सरकारी स्कूल में पढ़ के आए? अब देखो, इसके पास चार्ज है, ये इससे अगर हम दूसरी बॉडी को जोड़ दें, दूसरी बॉडी को जोड़ दें तो इसके चार्ज इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्शन। जैसे एक वायर कनेक्ट था, दूसरा वायर हमने कनेक्ट कर दिया, तो पहले वायर से दूसरे वायर में करंट चला गया, तो ये किससे जा रहा है, कंडक्शन से। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, कंडक्शन या चालन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है इंडक्शन। इंडक्शन को ऐसे समझो कि एक हमारे पास ग्लास था जिसको हमने जब रब्ड किया था तो इसके अंदर कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। इसके अंदर कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। एक हमारे पास बॉडी थी, ये वाली, इसमें कोई चार्ज नहीं थे। कोई चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज जीरो है, उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव की संख्या बराबर है, इसलिए वो न्यूट्रल है। ठीक है, बिना चार्ज के तो कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है, सब कुछ चार्ज की वजह से, जैसे हम इस पे लिख रहे हैं ना, तो चार्ज की वजह से लिखा रहा है। अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा ना तो नहीं लिखाएगा। ठीक है, ये जो पेन है ये काहे की है, ग्रेफाइट की। ठीक है, नॉर्मल पेन में नहीं लिखाएगा। ठीक है, चार्ज का रब्ड होना जरूरी है। ठीक है, या फिर इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी कि नॉर्मल टच पे भी ले ले, कम सेंसिटिविटी की सेटिंग करनी पड़ती। इसके पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या निगेटिव चार्ज की संख्या के बराबर है। ठीक है, दुनिया के सारे मटेरियल किससे बनकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तुम्हारी बॉडी भी परमाणु से मिलकर ही बनी हुई है। तुम्हारे अंदर से परमाणु निकाल लिया जाए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो चार्ज हो जाओगे तुम भी। तुम्हारी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो चार्ज हो जाओगे। ठीक है, चार्ज होना है, एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं, किसी को लग रहा है चार्ज होना है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, नहीं निकालना। ठीक है, ये वाला चार्ज जो बॉडी थी इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, जैसे नॉर्मल तुम्हारे पास कोई चार्ज नहीं है, इसको हम लेके गए किसके पास, यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम इस यहाँ पर लेके आए तो ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करेगा, इसमें जो निगेटिव वाले हैं उनको अपनी तरफ ही खींच लेगा, कि तुम एक काम करो इधर खींच के आ जाओ। निगेटिव वाले सारे इधर आ गए और पॉजिटिव वालों को धक्का मार दिया, तो पॉजिटिव वाले कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, इसने नेगेटिव को खींचा तो इधर आ गए, और पॉजिटिव वाले धक्का मारा तो इधर चले गए। अब मैंने क्या किया, इसको अर्थिंग से जोड़ दिया, तो ये वाले सब कहाँ चले गए, अर्थ पे चले गए। कौन चले गए, पॉजिटिव वाले। निगेटिव वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि निगेटिव वालों को ये पॉजिटिव वाला खींच के रखा है। ठीक है, तो अब इसके सारे के सारे चार्ज कहाँ चले गए, अर्थ पे।
तो अब ये जो बॉडी है इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। अगर ये वाला हम हटा लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ निगेटिव बचेगा। अब हम इसको हटा ले, खींचेगा नहीं तो निगेटिव हर जगह फैल जाएंगे। तो चार्ज को हम इंडक्शन से बना लिए। क्या इसने एक दूसरे को टच किया, नहीं, इंडक्शन से चार्ज बन गया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गई बात, इंडक्शन क्या होता है। हम्म तो चार्ज बनाने के कितने होते हैं, इंडक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, कंडक्शन और तीसरा कौन सा, फ्रिक्शन। पहला वाला फ्रिक्शन पहले ही भूल गए हैं। देखो, अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। चार्ज अगर एक समान है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण बल लगता है। ठीक है, जैसे ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को ये दूर भगाएंगे। ये वाला निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, और ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, प्रतिकर्षण। और इसको क्या कहा जाता है, आकर्षण। और इसको क्या कहा जाएगा, अरे प्रतिकर्षण ही तो है ये, है, अलग अलग थोड़ी ना है। अब देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज एक फिक्स वैल्यू का होता है। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एक फिक्स वैल्यू का होता है। ठीक है, कि इतना वैल्यू का है। ठीक है, तो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा मिनिमम इतना होगा, कितना, 0.625। ठीक है, 0.625। ठीक है, इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। चार्ज को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव जोड़ रहे हो तो प्लस रखना है, निगेटिव जोड़ रहे हो तो माइनस रखना है। तो सबको नहीं जोड़ना है कि निगेटिव को भी जोड़ दिया पॉजिटिव को भी जोड़ दिया। ठीक है, अगर मैंने कहा एक चार्ज है Q1 बराबर +3 कूलाम का, Q2 बराबर कितना है, -2 कूलाम का, और ये दोनों मैंने एक बॉडी को दे दिया +3 कूलाम और -2 कूलाम दे दिया, तो कुल चार्ज कितना होगा इसमें, कितना होगा, 3 - 2 कितना होगा, 1 कूलाम का होगा। ठीक है, चार्ज जो है ये एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी होती है। कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि चार्ज हमेशा पेयर के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉन को दान किया, तो इलेक्ट्रॉन को दान किया तो उसमें पॉजिटिव आएगा, जिस पे जाएगा तो निगेटिव। चार्ज हमेशा किस रूप में बनता है, पेयर के रूप में बनता है। चार्ज हमेशा किस रूप में बनता है, पेयर के रूप में बनता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव बनेगा और निगेटिव। तो चार्ज को, सिंगल चार्ज को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है चार्ज का कंजर्वेशन का सिद्धांत। जो चार्ज संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे लिखा है ना, कि आवेश संरक्षित रहता है। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला जाता है। ठीक है, लेकिन हालांकि इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि चार्ज ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। सिंगल चार्ज, अगर चार्ज बनाना है ना तो पेयर के रूप में बनेंगे हमेशा, पॉजिटिव भी बनेगा और निगेटिव भी बनेगा। ठीक है, सिंगल चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कूलाम का नियम। अगर दो चार्ज है तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मान कितना होता है, ये बताने के लिए कूलाम का नियम बनाया गया है। ठीक है, कूलाम के नियम में ये कहा गया है कि जैसे एक ये चार्ज है और दूसरा चार्ज ये है, इसके केंद्र से लेकर इसके केंद्र की बीच की दूरी है r। दोनों से केंद्र के बीच की दूरी है कितनी, r। तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा F बराबर होगा
F समानुपाते होगा किसके, Q1 और Q2 के, और F समानुपाते होगा 1/r² के। ठीक है, इन दोनों को मिला के लिख दो तो ये आ जाएगा F समानुपाते हो जाएगा किसके, Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। समानुपाते का साइन हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा Q1 Q2/r²। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होगा F का मान। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसको 9 × 10⁻9 होती है Q1 Q2/r²। ये हो गया हमारा किसका, F का मान। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Q1 Q2 क्या है, चार्ज। चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलम। F क्या है, फोर्स। फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन। R क्या है, दूरी। दूरी की क्या इकाई होती है, मीटर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर होती है। और साथ में इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो ये है परमिट्यूटी। ठीक है, विद्युतशीलता, इसको क्या कहा जाता है, विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता किसकी, हवा की। हवा की विद्युतशीलता। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर, हवा की क्या है, विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये हो गया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम और एक न्यूटन का नियम है, जो दो किसके बीच में लगता है, बॉडी के मास के बीच में। दो बॉडी के मास हैं, जैसे हमारा मास है और पृथ्वी का मास है, इसलिए पृथ्वी हमें खींच के रखी है। अगर हमारा मास 0 हो जाए तो छोड़ देगी, जाओ। ठीक है, तो ऊपर जाने लगोगे अपने आप, जैसे गुब्बारा उठता है ना हीलियम वाला, वैसे उठने लगोगे। उड़ने वाली जो प्रक्रिया है ना, वो आ जाएगी आपके अंदर, वो बारे, हाँ, वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो वाला कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो ग्रेविटी का मान क्या, कितना करना पड़ेगा, 0। ठीक है, कई बार देखा होगा मूवियों में, जो ग्रेविटी में जो वहाँ जाते हैं दूसरे ग्रह पे, स्पेस पे, तो वो ऐसे ही हवा में ऐसे ही चलते रहते हैं, क्योंकि उनकी ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो उनको कोई खींचते नहीं है, तो तैरते रहते हैं ऐसी हवा में, जैसे पानी में ना, वैसे तैरते रहते हैं। ठीक है, तो जी का मान होना जरूरी है। जो गुरुत्वाकर्षण का बल है और न्यूटन का बल है, दोनों सेम होते हैं। बस ये है कि गुरुत्वाकर्षण वाला बल सिर्फ खींचता है, लेकिन न्यूटन का बल खींचता भी है और छोड़ता नहीं है, आकर्षित भी करता है, प्रतिकर्षित भी करता है। ठीक है, दूर भी भगाता है उसको। ठीक है, तो जो हमारा कूलाम का नियम है, किसके समान है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है दोनों में। उन दोनों में अगर इनको मास ले लिया जाए तो m1 m2 बाई क्या होता है, r² होता है। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है कौन सा, कैपिटल जी। कैपिटल जी, F बराबर क्या कितना आता है, कैपिटल जी m1 m2/r²। ठीक है, m1 m2/r²। कैपिटल जी का कोई मान बता दे जरा, है कैपिटल जी का, स्मॉल जी का क्या होता है फिर। अच्छा, स्मॉल जी भी होता है, पहली बार सुन रहे हो क्या। ये एक जी होता है और एक ये जी होता है। ग्रेविटी में दोनों के कांस्टेंट, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग होता है। ग्रेविटी में स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है, इसकी इकाई क्या होती है 9.8 की, है क्या स्मॉल जी, और कैपिटल जी है क्या, हम्म मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड,
यही होता है। कंफर्म? अरे जब इसका नाम नहीं जानोगे तो कैसे यूनिट बताओगे? अगर हम किसी चीज को जानते नहीं कि वो क्या है तो यूनिट कैसे बताएंगे? न्यूटन? गुड। तुम्हें और नहीं पता है ना। न्यूटन मीटर कहां से आ गया? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्मॉल जी है क्या। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है वो, फिर एफ क्या है, फिर ये क्या लिखा है अपन ने? अगर यही फोर्स है तो फिर उसको क्यों फोर्स लिखेंगे? हम्म। जी क्या है? स्मॉल जी। स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। और त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो बेसिक बात है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ये ग्रेविटेशनल वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें तो सिर्फ कूलाम को ध्यान रखना है। कूलाम का फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ठीक है, ग्रेविटेशनल के कंपेयर में अगर कूलाम के जैसे फोर्स हो जाए ना, ठीक है, तो वो पृथ्वी का सूर्य के बीच में कूलाम के बराबर फोर्स लाएंगे ना, तो पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे को खींचे ही ले, फिर वो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, कम वैल्यू का फोर्स होता है। ठीक है। तो गुरुत्वीय जो फोर्स होता है वो हमेशा किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, आकर्षित करता है। ठीक है। जैसे सूर्य से पृथ्वी ऐसे बंधी हुई है ना, कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी को खींच के रखा है कि देखो तुम इससे बाहर नहीं जा पाओगे उधर। ठीक है, तो ये जी की वजह से ही है। अगर जी हट जाए तो पृथ्वी चली जाए सूर्य से दूर, फिर वो प्रकाश ही नहीं होगा। ठीक है, उसमें जो सनलाइट आती है ना वो नहीं आएगी, फिर अंधेरा छा जाएगा। ठीक है। तो देखो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने वहां पर बताई, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। कूलाम का नियम जो है वो केंद्र से काम करता है, यहाँ से। और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी सेंट्रल से लगता है, पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के केंद्र के बीच में ये वाली दूरी ली जाती है इसमें। ठीक है, केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है। करंट तो पढ़ा चुके हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। कि जो आवेश है किस रेट से जा रहे हैं, जो चार्ज हमने बनाए हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस रेट से जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। किस रेट से जा रहे हैं? आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। और क्यू बराबर हमने अभी पढ़ा एन ई बाई टी। क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। ठीक है। धारा की इकाई क्या होती? इसकी क्या हो जाएगी? कूलाम बटे टाइम की सेकंड। तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड को ही हम क्या कह देते हैं? एम्पियर कह देते हैं, है ना। जो एम्पियर इकाई होती है वो कूलाम पर सेकंड ही होती है, यानी एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलाम बटे एक सेकंड। कूलाम पर सेकंड को हम क्या कह देते हैं? एम्पियर कह देते हैं। ठीक है। धारा की एक अन्य इकाई क्या होती है? बायोट होती है, जिसका मतलब होता है 10 एम्पियर। ठीक है, मतलब कर एम्पियर से बड़ी यूनिट है। ठीक है। अब जो करंट का प्रवाह होता है वो कौन से मटेरियल में किस तरीके से होता है वो ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे ठोस है, ठोस में इलेक्ट्रॉन की वजह से। समझ में आया? ठोस में किसकी वजह से होता है? जैसे ये ठोस है, सॉलिड है, ठीक है, इसके अंदर जो वायर है ये सॉलिड है, तो इसमें करंट का प्रवाह किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। जितने भी ठोस चीजें हैं उसमें करंट का प्रवाह किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। जितने भी द्रव होंगे उसमें किसकी वजह से होगा? आयंस की वजह से। द्रव समझ रहे हो? द्रव का मतलब समझ रहे हो? लिक्विड फॉर्म में पानी जैसे है। ठीक है। तो लिक्विड में जो करंट का प्रवाह होगा
वो आयन की वजह से होगा। आयन मतलब एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक आयन की वजह से, ठीक है। और गैस में आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से। अब देखो, जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से। सेल या बैटरी में क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, उसमें आयंस की वजह से। सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता, ठीक है। हालांकि ये भी सॉलिड ही है। करंट की दिशा, ठीक है। करंट हमारा कहाँ से फ्लो होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। करंट का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि इस वाली बॉडी में 5 कूलाम का चार्ज है, इस वाली बॉडी में 4 कूलाम का चार्ज है, तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, 5 से 4 से 5। अभी यहाँ क्या लिखा है, धारा हमेशा उच्च विभव से 5 से 4 से 5 वाले भी गलत है, 5 से 4 वाले भी गलत है। ये है विभव यानी वोल्टेज, वो है चार्ज, ठीक है। यहां पर एक आ गया है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होगा, चार्ज को तो कहा ही नहीं गया है कुछ भी। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऐसा समझो, चार्ज किसी के पास बहुत ज्यादा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें क्या ज्यादा होना चाहिए, वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर, हाई पोटेंशियल से लोअर। जैसे ये पानी की एक टंकी है, ये है, ठीक है। दूसरी टंकी है कौन सी टंकी बड़ी है, ये वाली। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो पानी किधर से किधर जाएगा, ऊपर से, जबकि ये तो बड़ी टंकी है, इसका पानी इधर आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, इसमें ज्यादा पानी भी भरा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा, ठीक है। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उच्च पोटेंशियल से निम्न पोटेंशियल की ओर करंट का प्रवाह होता है, ठीक है। जैसे एक है 20 वोल्ट और एक है 5 वोल्ट, तो 20 वोल्ट से 5 वोल्ट की ओर करंट का प्रवाह होगा, ना कि चार्ज की ओर, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत हम करंट लेते हैं तो करंट हम ऐसे मान के चलेंगे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत हम करंट को मानेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की दिशा में अगर जो हम करंट मानते हैं तो वो करंट हमारा होता है नेचुरल करंट। नेचुरली तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो ये कहलाएगा हमारा नेचुरल करंट। लेकिन कन्वेंशनल जो करंट हम लेते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। तो धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है नेचुरल करंट, ठीक है। अगर डीसी है तो करंट प्लस से माइनस फ्लो होगा, और अगर एसी है तो फेज से न्यूट्रल, ठीक है। एसी में फेज से न्यूट्रल। एक सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो एक सेकंड में धारा प्रवाहित होती है 0.625 इंटू 10 की घातें
19, या हम कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18। अब देखो, अगर हम बात करें कि एक कूलाम जो आवेश होता है उसमें कितने चार्ज होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने चार्ज होते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? अरे अभी तो बताया, 1.6 इंटू, यही ना। तो एक कूलाम पे कितने चार्ज हो जाएंगे, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या करो, सॉल्व कर लो। तो ये 10 की घात ऊपर जाएगा, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 19/1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन। इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम आवेश अगर कहीं पर जा रहा है तो उसके साथ इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, और 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 कूलाम/1 सेकेंड। तो 1 कूलाम बराबर कितना है, 6.25 इंटू 10⁻+19 कूलाम। तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.1 सेकेंड, जरा 0.6 नहीं आएगा, इसको 0.6 आएगा, 0.625 होगा, 0.625 होगा। इसको हम चाहें तो थोड़ा और आगे सॉल्व कर लें, एक जीरो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। ये भी 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने ही होते हैं। 1 एम्पियर में भी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या है? जब दो पैरेलल कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, दोनों को हमने कितने दूरी पे रख दिया, 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। ठीक है, दो समांतर चालक को हमने 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। ठीक है, कितनी मीटर पे, 1 मीटर पे। और कहां पर रखेंगे, वैक्यूम पे। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर हवा ना हो। ठीक है, जिससे हवा हम निकाल लें तो क्या हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है। जब दो समांतर चालक को 1 मीटर पर दूरी पर हो और उनके बीच में कितना बल लगे, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे, कार्य करे, तो उसको क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर। इन दोनों के बीच में कितने का बल लगेगा, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर का। तो इसको क्या कहा जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर का जब करंट जाएगा तभी इतना बल लगेगा। ठीक है, तो करंट को नहीं नापा जाता, चार्ज को नहीं गिना जाता। ठीक है, ये नापा जाता है कि फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स से कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो दो चालक को हमने रखा कहां पर, 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, और दोनों के बीच में हमने बल देखा कितना होगा, सेम करंट फ्लो करवाया दोनों पे, दोनों के बीच में कितना बल लगना चाहिए, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का लगे। इतना बल लगेगा तो हमने मान लेंगे कि 1 एम्पियर है। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, या करंट की वेग कितना होता है, तो अगर हम निकालेंगे मीटर में तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये लाइट की स्पीड के लगभग बराबर होती है। यानी जो विद्युत है वो किस गति से चलता है, प्रकाश की गति से चलता है। उसके बाद मीटर को हम किलोमीटर में करेंगे तो 3 जीरो इसका और यूज कर लो, तो 3 इंटू 10⁵ हो जाएगा। फिर हम इसको माइल्स में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 186। ठीक है, माइल्स पर सेकेंड। तो माइल्स में स्पीड और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं, इतना बहुत हो गया आज के लिए। ज्यादा हो गया।